हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। क्योंकि फिर से कोरोना का जो आप लोगों के वो है आप लोगों के जो मरीज़ हैं वो मिलने लगे हैं। कोरोना की ज़्यादा अपडेट हो रही है, इसकी वजह से ही कुछ कॉलेजेस कोचिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई है। जहाँ पे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं वहाँ की ज़्यादा बंद की गई है उन लोगों ने। तो इसलिए आप लोग अपने घर पे रहिए, फ़िलहाल स्वस्थ रहिएगा। ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही आप बाहर निकलिएगा, अन्यथा अपने घर पर रहकर ही पढ़िएगा। क्योंकि अभी तो आप लोगों के कोई एग्ज़ाम भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सभी के सभी एग्ज़ाम आपके चुनाव के कारण आगे हटा दिए गए, पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे स्टेट है जैसे आप लोगों का एमपी है, राजस्थान है, इन लोगों ने कोरोना के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया है आगे, जून जुलाई तक पहुंचा दिए हैं। कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी हैं। आप लोगों का एमपी का कांस्टेबल का था, वो भी आप लोगों का पोस्टपोन कर दिया गया है। राजस्थान रेड भी कर दिया गया है। आप लोगों का जो जूनियर का है वो भी आप लोगों का कुछ 1-2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगी, पोस्टपोन हुआ है नहीं हुआ है, या फिर 18 तारीख में ही होना है। ठीक है, इसलिए घर पर ही पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, आप लोगों की तब तक तैयारी भी हो जाएगी। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सेशन पसंद आएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिए। ठीक है, कल हम लोगों ने आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताया था। हिस्ट्री में क्या था, आपका मिडेवल चल रहा था, यानी कि आपका मध्यकालीन इतिहास। उसमें क्या था कि आप लोगों को इल्तुतमिश पढ़ाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाया गया, मोहम्मद गोरी के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, अब हम किस पे चल रहे थे, आपकी चल रहे थे रजिया पे। ये पहली ऐसी महिला थी जो यहाँ पे क्या बनी थी, मध्यकालीन भारत में सबसे पहली महिला थी ये रजिया सुल्तान। ये क्या हुई थी कि इसने क्या किया था कि जो दिल्ली की जनता थी, दिल्ली की जनता के सहयोग से और अमीरों की सहयोग से, जनता से और अमीर जो वहाँ पे थे, अमीरों, इन दोनों के सहयोग से इसे गद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है, और ना ही ये कभी पर्दा प्रथा करती थी, पुरुषों की तरह रहती थी, गद्दी पर शासन आराम सही तरीके से करती थी। क्योंकि कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने इसके समकालीन कहा है कि रजिया सुल्तान में एक शासक होने की सारी खूबियाँ थी, सिर्फ एक कमी थी कि वो एक लड़की थी, एक महिला थी। इसकी वजह से कुछ लोगों ने, कुछ शासकों ने उसे एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं किया था। लेकिन यहाँ के इतिहासकारों ने उसकी बहुत तारीफ की थी कि जितने गुण एक राजा में, एक सुल्तान में होने चाहिए, इतने गुण ही इस रजिया सुल्तान में थे। ये क्या करती थी, घोड़े पर सवार होकर युद्ध में भी जाती थी। और इसके बीच में कुछ यहाँ पे विद्रोह भी हुआ था, तबर हिंद का विद्रोह, जिसे भटिंडा का भी गवर्नर था वहाँ पे, अल्तुनिया का विद्रोह भी हुआ था, उसके द्वारा तबर हिंद की ओर जाना पड़ा था इसको। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अमीर थे इसके काल में, ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाते, सिर्फ पहली महिला पूछते हैं। और किसके सहयोग से हुआ था, ये दिल्ली की जनता और अमीरों के सहयोग से हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया था कि इसने, अमीरों ने याकूब की हत्या कर दी थी और रजिया को यहाँ पे 1240 ईस्वी में से बंदी बना लिया था। और फिर इन्होंने क्या करा, इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को यहाँ पे बैठा दिया था, क्योंकि कुछ लोग, कुछ अमीर इसके खिलाफ भी थे। अब यहाँ पे आप इसको लिखिए कि जो 1240 था, यहाँ पे अमीरों ने क्या किया, अमीरों ने याकूब, अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी थी। और फिर इन्होंने क्या किया, रजिया को बंदी बना लिया था। उसके बाद फिर इन्होंने क्या करा, इल्तुतमिश का जो तीसरा पुत्र था उसका क्या नाम था, बहराम शाह। क्योंकि कुछ लोग महिलाओं को गलत मानते थे कि उन पे शासक करना नहीं आता है, ना ही उन्हें डिसीजन लेने की कोई क्षमता होती है, जबकि एक लड़के से ज़्यादा बेहतर डिसीजन लेने की क्षमता होती है महिलाओं में।
लेकिन उनको फिर भी, क्योंकि ये सोसाइटी आप की पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता से पुत्र को ही माना जाता है कि हाँ उन लोगों में ही सबसे ज़्यादा माइंड होता है, सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने की क्षमता होती है, सब कुछ जो अगर एक कुछ कोई नहीं कर सकता उसे सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने क्या करा कि इसको छोड़े, इस यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इसके पुत्र बहराम शाह को इसे गद्दी पर यहाँ पे इसने बैठा दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या थी कि एक अल्तूनिया था। अगर आपसे पूछे रजिया ने किससे विवाह किया था, अल्तूनिया, अल्तूनिया से रजिया ने क्या किया था, विवाह किया था। और इसी के कारण इसे दिल्ली के तख्त को दोबारा से इसने प्राप्त करने का प्रयास किया कि ताकि ये दोबारा से शासिका बन सके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बहराम शाह ने क्या करा, जो इसका भाई था, ये तीसरा पुत्र था इल्तुतमिश का, इसी ने क्या कर दिया, कैथल के समीप दोनों की हत्या कर दी थी। यानी कि इन दोनों की यहाँ पे हत्या कर दी थी, किसने, बहराम शाह ने, किसी को भेजकर यहाँ पे इन दोनों की हत्या करवा दी गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्की महिला कौन सी थी जो गद्दी पर बैठी, तो उसका नाम था रजिया सुल्तान। सिर्फ लोग इसी कारण से ही इसका, कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि रजिया सुल्तान के जो पतन हुआ या फिर इसका शासक इतने दिनों तक नहीं चल पाया, नहीं कर पाई ये इतने दिनों तक गद्दी पर राज, क्योंकि ये एक महिला थी और ये जो यहाँ पे सरदार थी उन लोगों की महत्वाकांक्षा थी कि उसे पुरुषों को ही बनाया जाए। जबकि यहाँ के इतिहासकारों ने इसके बारे में इतना कहा था कि अगर एक शासिका ये एक पुरुष होती तो सबसे ज़्यादा अच्छी शासिका यानी कि शासक कहलाती ये। लेकिन ये क्या था, सिर्फ एक लड़की होने की वजह से कुछ लोगों ने इसका साथ नहीं दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा और को आप लोगों के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या आते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे आता है कि इसी के काल में बहराम शाह आता है। बहराम शाह भी ज़्यादा कुछ टाइम तक नहीं रह पाते हैं। फिर उसके बाद एक और आता है नसरुद्दीन, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके कोई सही वो पूछेंगे तो उसका नाम क्या है, बलवन। इनके बीच में एक दो आते हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही उनके बारे में कभी पूछा जाता है कि उसके बाद में बताइए। सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि रजिया का और अल्तुनिया का जो किसने, इन दोनों ने कैथल में किसने हत्या की थी, तो बहराम शाह ने इनकी हत्या करवा दी थी यहाँ पे। तो इसके बाद फिर यहाँ पे बहराम शाह आता है। फिर उसके बाद आता है कौन, बलवन। ठीक है, बलवन क्या होता है कि इसे इल्तुतमिश बलवन को खरीद लेता है। बलवन भी गुलाम होता है, ये भी ऐसे ही रहता है। ये क्या करता है, इल्तुतमिश से ग्वालियर, जब इसने ग्वालियर जीता था तो वहाँ पे बलवन की इसकी क्षमता को देखते हुए, महत्वाकांक्षा को देखते हुए इसने इसको खरीद लिया था। और बलवन का नाम अगर पूछेगा तो बलवन का नाम क्या है, गयासुद्दीन। क्योंकि आपसे ज़रूरी नहीं कि वो बलवन ही वो नाम रखे, गयासुद्दीन बलवन भी इसका नाम रख सकता है। फिर उन्होंने सबसे पहले, बलवन ने सबसे स्टार्टिंग में आने के बाद ही क्या किया, जो 40 दल था उसको समाप्त कर दिया। जो तुर्की ने चहलगामी स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, इकता प्रथा, ये सारी चीज़ें, इल्तुतमिश का जो 40 का दल था तुर्की ने, इसने सबसे पहले इसी को हटा दिया ताकि इसके विपरीत कोई भी विद्रोह उत्पन्न न कर सके। ये क्या था, क्योंकि ये भी एक 40 के दल का ही प्रमुख था। इसी ने ही गद्दी को हड़पने के लिए 40 के दलों के बीच में विद्रोह करवाया, फिर राजा को हटाया। तो इस तरीके से कि इसने बोला कि ताकि कोई ऐसा ना हो कि ये जो 40 का दल था इसके बीच में से कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रच सके, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसी को ही समाप्त करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि बलवन ने दो चीज़ें स्टार्ट की थी, एक था सिजदा, दूसरा क्या था, पापोस। ये इसने प्रथा शुरू की थी। सिजदा का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछे सिजदा का मतलब क्या होता है, घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना। यानी कि घुटने पर बैठकर सिर झुकाने को कहते हैं, किसको, सम्राट के सामने सिर झुकाना घुटने पर बैठकर। ठीक है, पाबोस का मतलब क्या होता है, पाबोस का मतलब होता है पाव को चूमना। यानी कि ये सिजदा और पाबोस क्या थे कि सम्राट के सामने बैठकर, घुटने के बल बैठकर सम्राट के सामने क्या कर किया जाता था, सर झुकाकर उसके पैर को चूमा जाता था। तो ये प्रथा यहाँ पे स्टार्ट की थी सिजदा और पाबोस।
ये बलबन के द्वारा ही चलाई गई प्रथा थी और बलबन ने एक और चलाए थे, उसका नाम क्या था? नौरोज। नौरोज उत्सव, ये भी क्या किया था? बलबन ने शुरू करवाया था यहाँ पे। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बलबन के दरबार में कौन कौन से कवि थे। अगर बलबन के दरबार के कवि की बात करें तो ये कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है। इसके दरबार में एक कवि थे। उसके बाद क्या कह रहा था कि बलबन ने जिले राय की उपाधि भी धारण की थी। अब इसकी उपाधि की अगर हम बात करें तो इसने बलबन ने उपाधि धारण की थी जिले इलाही। ठीक है। ये खुद को क्या मानता था? खलीफा मानता था। ये कहता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसने स्वयं को ही माना था इस चीज़ें। शाहनामा की जो नायक थी वहाँ का वंशज मानता था। ये बहुत ज़्यादा कट्टर भी था और इसने खुद को ही भगवान माना था। और इसी ने एक चीज़ और स्टार्ट की थी, उसका नाम क्या था? सैन्य विभाग में, सैन्य विभाग की इसने स्थापना की थी। उस सैन्य विभाग का मतलब क्या था? दीवान ए अर्ज। इसे कहा जाता था दीवान ए अर्ज। इसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। इसकी उपाधि थी जिले इलाई। नौरोज उत्सव मनाता था। सिजदा और पापोस दोनों इसी के थे। अमीर खुसरो, अमीर हसन इसी के दरबार में थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि दिल्ली के कोतवाल यानी कि मोहम्मद ने बलबन की हत्या कर दी थी यहाँ पे। उसके बाद फिर उसने दिल्ली को ही, कैकूबाबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था बाद में। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें तो कैकूबाबाद को बैठा दिया गया था बाद में, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन आया था फिर? कैकूबाबाद। ये यहाँ पे आया था बाद में। ठीक है। फिर उस कैकूबाबाद के बाद कौन आया था? उस कैकूबाबाद के बाद आया था शमसुद्दीन। और फिर शमसुद्दीन की हत्या किसने की थी? अगर आपसे पूछेगा कि फिर उसके बाद कौन सा शासक स्टार्ट होता है या किस सुल्तान का शासन स्टार्ट होता है, तो उसके सबसे पहले आप लोगों को किसकी, जो सुल्तान चल रहा है या तो वो मरेगा तभी शासन आएगा या फिर उसकी हत्या कर दी जाएगी तब आएगा। अब यहाँ पे क्या था कि जो जलालुद्दीन था, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यहाँ पे जो ये व्यक्ति था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने क्या करा कि शमसुद्दीन की हत्या कर दी और दिल्ली पर फिर स्वयं का अधिकार कर लिया। इसने क्या किया? इसी ने ही, जो फिरोज शाह खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने इसकी हत्या कर दी थी खिलजी ने शमसुद्दीन की। और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है कौन सा? खिलजी वंश स्टार्ट होता है उसके बाद। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि अब खिलजी ही स्टार्ट होने वाला है। बलबनी वंश से अंत हो जाता है शमसुद्दीन कैमूर्स। इसका अगर पूरा नाम की बात करेगा तो शमसुद्दीन कैमूर्स था कैकूबाबाद के बाद। इसकी हत्या कर दी खिलजी वंश ने और इसीलिए उसके बाद आपका स्टार्ट होता है खिलजी वंश। ठीक है। इस खिलजी का वो सबसे पहला शासक ही यही था, फिरोज शाह खिलजी। और इसने दिल्ली पर अपनी राजगद्दी बैठ गया था, इसने स्टार्ट की थी सब। फिर उसके बाद दिल्ली वंशज का सबसे पहला शासक भी कौन था? यही था। उसके बाद इसने क्या करा कि समर्थन, राज्य का आधार क्या था? प्रजा। प्रजा का पूरा समर्थन लिया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने लिया था। और फिर ये जलालुद्दीन खिलजी बहुत लंबे समय तक क्या करा? दिल्ली की गद्दी पर रहा था। लोगों ने विरोध किया इसका, लेकिन फिर भी ये उनके आगे नहीं हुआ। फिर भी उसने क्या करा? दिल्ली की गद्दी पर इसने शासन किया और काफ़ी लंबे समय तक इसने यहाँ पे शासन किया था। और इसी के काल में क्या हुआ था कि चंगेज़ खां का आक्रमण भी होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में मंगोलों के जो नेता थे यहाँ पे, हलाकू मंगोली नेता थे, इसने क्या करा था? इस पर हमला किया था। जो इसका मंगोली नेता हलाकू था, इसका पुत्र था अब्दुल्ला। इसके पुत्र की बात की जाती है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने क्या करा था कि इस पर, यहाँ पे भारत पर आने के बाद भारत पर आक्रमण किया था इसने। और ये कौन था? मंगोल शासक था। मंगोलों ने इसमें काफ़ी बार इस पर आक्रमण भी किए थे यहाँ पे। ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे किसके बारे में पूछे जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी।
अब ये अलाउद्दीन खिलजी कैसे आया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा कि जो इसका चाचा था, ये क्या नाम है इसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये क्या थे, ये इसके चाचा थे। इसने क्या करा कि जो यहाँ पे इलाहाबाद के पास एक निकट स्थान था कड़ा, इसने क्या करा कि कड़ा के निकट जो कड़ा था वहाँ स्थान पर इसने क्या करा, अपने चाचा की हत्या कर दी थी यहाँ पे। और हत्या करने के बाद इसने क्या करा, जिसका भतीजा दामाद है इन सब की भी कर दी थी। और उसके बाद इसने गद्दी को हड़प लिया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि किसने इसकी हत्या कर दी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद के पास एक कड़ा नामक स्थान है, वहाँ पे इसने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अब आपको पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े होंगे। इसके जैसा शासक नहीं था, कुछ लोग कहते हैं कि लगभग आधी आबादी शताब्दी तक चलता रहा, यानी कि बहुत लंबे समय तक इसका शासन चलता रहा। इसके अगर बचपन की नाम की बात करें तो गुरशाप इसके बचपन का नाम था। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। और इसकी एक उपाधि भी धारण की थी, इसने क्या की थी, सिकंदर ए सहानी, यानी कि द्वितीय द्वितीय भी कहा जाता है, ये इसकी उपाधि थी। या फिर द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, दीक्षित सिकंदर सेकंड भी इसको ही कहा जाता है। ये उपाधि इसी ने ही धारण की थी। ठीक है, और एकमात्र ऐसा अलाउद्दीन खिलजी था जिसने आपकी अपनी क्या की थी, स्थायी सेना की स्थापना कर दी थी यहाँ पे। ये पहला ही शासक था, यहाँ पे प्रथम सुल्तान था ये, जिसने क्या करा था कि स्थायी सेना की स्थापना कर दी थी यहाँ पे, यानी कि इसकी कोई जो सेना थी वो परमानेंट थी। उसके बाद इसने क्या करा कि अपने आर्थिक मामलों से सुधारने के लिए, आर्थिक मामले सुधारने के लिए या संबंधित, इसने एक चीज़ की स्थापना की, उसका नाम था दीवाने रियासत। इसकी इसने स्थापना भी की थी। ठीक है, उसके बाद ये कैसे कर लेता था, जैसे खरी कर, जरी कर, खरी कर गृह कर भी लेता था, घर से भी कर लेता था, यही गृह कर भी लेता था। खरी का मतलब जो पशुओं के लिए था वो भी लेता था। उसके बाद ये खम्स भी लेता था। खम्स का मतलब था कि जितनी भी लूटपाट थी, जितने भी लूटपाट करते थे युद्ध में, उसका भी कुछ परसेंटेज इसी का होता था। जजिया कर, खम्स, ये सारे इसने ही स्टार्ट किए थे। खरीचर, घरीचर, खरीचर मतलब घर का, घर से भी, खरीचर पशुओं से भी, खम्स लूटपाट में जितना पैसा मिलता था उसका क्या करता था ये, मतलब सुल्तान का हिस्सा था 1/4 ही भाग इसका था, और बाकी का हिस्सा दूसरों को दे दिया जाता जो लूट कराते थे। ठीक है, उसके बाद इसी ने ही एक और चीज़ स्टार्ट की थी। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया था, सबसे पहले इसने बाजार नियंत्रण को काम करने के लिए एक स्थापना भी की थी। उसके उद्देश्य के लिए इसने क्या करा, बाजार नियंत्रण के उद्देश्य के लिए एक तो इसने विशाल सेना का गठन किया, विशाल सेना का गठन किया। उसके बाद इसने एक बाजार नियंत्रण प्रणाली भी स्टार्ट की थी। ये भी एक इसकी प्रणाली थी जो इसने स्टार्ट की थी। नाप तोल की व्यवस्था भी इसी ने की थी। नाप तोल का जो अधिकारी होता है उसने इसकी स्थापना भी की थी। किसने, इसी ने इसकी स्थापना की थी। उसके काल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कौन था ये, यहाँ पे एक हिजरा था, उसका नाम था मलिक काफूर। इसने क्या करा थे कि इसके काल में एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा शासक अच्छा व्यक्ति था, जिसने युद्ध भी लड़े थे और जिसको बहुत ज़्यादा जगहों पर युद्ध लड़ने के लिए भेजता था। अब उस व्यक्ति का नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम था मलिक काफूर, जो इसके दरबार में था। ये क्या था, अगर आपसे पूछेगा, ये था आपका हिजरा था, ये हिंदू हिजरा था। और इसकी एक उपाधि के नाम देखी होगी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है, उस उपाधि का नाम है 1000 दिनार। ये इसी ने ही इसको उपाधि दी थी, मलिक काफूर को दी थी। और ये एक हिंदू व्यक्ति था और जो इसी के सामने रहता है, इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे जिसके लिए इसे विजय भी मिली थी। और फिर इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विजय थी यहाँ पे गुजरात की विजय। गुजरात की विजय के बाद ही इसने क्या करा, 1000 दिनार की उपाधि दे दी थी, किसको, मलिक काफूर को। ठीक है, उसके बाद इसने एक और यहाँ पे स्टार्ट किया था दशमलव प्रणाली। इसने दशमलव प्रणाली भी स्टार्ट की थी यहाँ पे। और ये भी पता होना चाहिए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक पहला सुल्तान था जिसने भूमि की वास्तविक आय
को निर्धारित कर देता कि सिर्फ हम 1/2 भाग यानी कि इसका 50% 1/2 भाग प्रतिशत पर ही भूमि कर लेंगे। हम उसका 1/3 1/4 ऐसा कुछ नहीं लेंगे। हमें जितना हम सिर्फ उसको निर्धारित कर दिया था कि सिर्फ 1/2 भाग प्रतिशत पर ही हम क्या लेंगे, सिर्फ उसका भूमि कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इन्होंने घर चराई कर चलाया, घरी कर चलाया, घर झोपड़ी पर भी लगाया। कुछ इसके वहाँ पे आक्रमण हुए, दक्षिण में भी आक्रमण किए। मलिक काफूर को भेजा जाता था सबसे ज़्यादा दक्षिण में, इसीलिए इसके लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति था यहाँ पर। उसे इसने 1000 दिनार की उपाधि भी दी थी। ये इसीलिए ज़रूरी है, वरना इसके काल में बहुत सारे व्यक्ति थे जो इम्पोर्टेंट भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दक्षिण भारत में अभियान चलाएं तो उसमें इसको ही भेजा जाता था, मलिक काफूर को। ठीक है, आप लोगों ने इसकी मूवी भी देखी होगी। अब इसकी मूवी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी मूवी से ही एक आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसका नाम था पद्मिनी। ये मूवी में आप लोगों को दिखाया भी गया होगा, क्योंकि चित्तौड़ का राजा था, राजा का नाम क्या था, राणा रतन सिंह। इसकी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिसको देखने के लिए ये ज़्यादा ही उत्साहित था। कुछ लोग मानते हैं कि इसने सिर्फ पद्मिनी को हासिल करने के लिए ही युद्ध लड़ा था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसने सिर्फ अपने शासक को बढ़ावा, अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए युद्ध लड़ा था, ना कि पद्मिनी के लिए। बाकी आप लोगों ने मूवी में देख लिया होगा कि ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज खिलजी था ये अलाउद्दीन खिलजी। किस तरीके से इसने इसके साथ युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मूवी में भी दिखाई गई है। हाँ, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि चित्तौड़ का था, राजा रतन सिंह था, उसकी सुंदर वाइफ का नाम क्या था, पद्मिनी था। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कुछ लोगों का यही मानना था कि इसने सिर्फ इसीलिए ही इस चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब इसने दशमलव प्रणाली स्टार्ट की, बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की, नापतोल की स्टार्ट की। उसके बाद इसने एक चीज़ और स्टार्ट की थी, दाग लगाने की प्रथा। ये थी इसकी दाग प्रथा, और किस पे थी ये, घोड़ों पे। घोड़ों पे इसने दाग की लगाने की जो प्रथा स्टार्ट थी वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद इसने खलीफा यानी कि जो उलेमा था उनकी इच्छाओं का पालन इसने करना बंद कर दिया था। ये खुद को भी खलीफा मानता था। नापतोल की व्यवस्था इसने लागू कर दी। देवे सिद्धांत इसी ने लागू किया था, क्योंकि इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आए भी क्वेश्चन है कि देवे सिद्धांत किसका था, ये सब भी किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का ही था। ठीक है, उसके बाद अब इसने क्या क्या बनवाए, एक था इसका अलाही दरवाजा, हौज खास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हौज खास किसने बनवाई। उसके बाद सीरी, सीरी पोर्ट भी इसी का इम्पोर्टेंट है कि सीरी पोर्ट किसका था। उसके बाद इसकी 1000 स्तंभ बनाए, जिसमें 1000 यानी कि 1000 स्तंभ थे। ऐसा महल किसने बनवाया, ये किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उसके बाद इसने दीवान ए रियासत, ये भी इसी से संबंधित थी, दीवान ए रियासत भी इसकी स्थापना कर दी थी इसने। ये अधिकारित है, ये क्या थी, इसकी बाजार नियंत्रण से ही संबंधित थी। दीवाने बदीर भी इसी से संबंधित थी। दीवाने मुस्तराज भी इसने क्या करा था कि वहाँ पे राजस्व संबंधी अधिकारों से संबंधी इनको नियंत्रण करने के लिए, आर्थिक सुधार के लिए इसने ये चीज़ें स्टार्ट की थी यहाँ पे। उसकी यहाँ पे क्या था कि जो इसकी सेनाई मंडी थी उसमें जड़ी बूटियाँ, मेवे, तेल, घी सब कुछ वहाँ पे क्या करता था, एक मंडी थी बाजार की, जिसमें हर चीज़ वहाँ पे क्या थी, सब कुछ एक ही जगह वहाँ पे मिलता था। ठीक है, अब इसके बाद ये अगर बात करें किसके बाद कौन आया था, मुबारक खिलजी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि अब मुबारक खिलजी ने क्या करा, जो सियाहुद्दीन खिलजी था उसको अंधा करा के इसने कैद कर दिया था। अब सियाहुद्दीन खिलजी कौन होता है, ये इनके बेटे होते हैं। तीसरा पुत्र को यहाँ पे मुबारक खिलजी ने करवा दी थी, मलिक काफूर की हत्या भी कर दी यहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने लोगों की हत्याएं कर करके गद्दी हासिल कर लेते थे ये लोग। कभी किसी ने चाचा की हत्या कर दी, किसी ने अपने खुद के पिता की हत्या कर दी, किसी ने भाई की हत्या कर दी। इस तरीके से ही इनका शासक चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मुबारक खिलजी भी आता है लोगों की हत्याएं कर करके। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट नहीं आता है खिलजी वंश में। फिर उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश। ये है इसका तुगलक वंश।
यहाँ पे क्या आते हैं, गयासुद्दीन तुगलक होते हैं, फिर मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी रणनीति को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। लेकिन यही कहा जाता है कि उसकी किस्मत का साथ उसने कभी नहीं दिया, उसकी किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया, क्योंकि उसकी रणनीतियाँ अच्छी थी। जैसा उसको सोचना चाहिए था उसने सोचा, उसने काफ़ी तीव्र बुद्धि थी सोचने की, कार्य करने की, लेकिन फिर भी उसकी जो क्या कहते हैं किस्मत थी, या फिर उसका शासन इतना अच्छा नहीं चल पाया, उसे कुछ लोगों ने मूर्ख तक भी बुद्धि दी थी। इस तरीके से भी वो फेमस हुआ ज़्यादातर। फिर उसके बाद यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक आते हैं, तुगलक यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके सैयद लोधी वंश आएंगे, सैयद वंश आएंगे, लोधी वंश आएंगे। लोधी वंश के बाद ही आपका फिर क्या स्टार्ट होता है, बाबर। यहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका बाबर। अगर आपसे पूछ रहा है इन शासक के बारे में, आपसे पूछेगा कि गुलाम वंश में कौन थे, कुतुबुद्दीन राजवंश था, शमसी राजवंश था, बलवनी राजवंश था। सिर्फ यहाँ पे 3 स्टार्ट हुई थी गुलाम वंश में, जो आपको पहले ही पढ़ा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक में कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर उसके बाद उसका बेटा आता है आराम शाह। फिर शमसी राजवंश में कौन स्टार्ट होता है आपका, ऐसे ही बता रही हूँ, इल्तुतमिश होता है। फिर उसके बाद फिरोज शाह आता है। फिर उसके बाद उसने युद्ध लड़ने के बाद रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान की मृत्यु कर देता है कौन, बहराम शाह। बहराम शाह की फिर हत्या कर देता है कौन, मसूद शाह। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है महमूद। फिर महमूद के साथ बलबन क्या करता है, अपनी बेटी की शादी कर देता है उसके साथ, क्योंकि गद्दी हड़पनी थी। और बलबन था 40 दल के समूह का प्रमुख। उसने इसको हटाया, रहमान को बनाया, लेकिन फिर भी इसने क्या करा, खुद बन गया। उनके बीच में वहाँ पे रणनीतियाँ बनाई। बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी, किसके साथ, महमूद के साथ, नसरुद्दीन। और फिर उसने क्या करा, उसको जहर देकर अपनी बेटी के द्वारा मरवा दिया था, और यहाँ पे बलबनी राजवंश स्टार्ट हो गया था। बलबनी राजवंश के बाद फिर कैकोबाद आता है और कैमूर्स आते हैं। फिर यहाँ पे खिलजी वंश स्टार्ट होता है, जो आपका अभी शुरू हो रहा है। खिलजी वंश में सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है, फिर सियाबुद्दीन उमर आता है, फिर मुबारक खिलजी, फिर फिरोज शाह ना वो खुसरो शाह आता है यहाँ पे। फिर आप लोग का स्टार्ट होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश में भी इस तरीके से काफ़ी है। फिर सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश के बाद ही आपके बाबर स्टार्ट होंगे, क्योंकि इब्राहिम लोधी के साथ ही उसका पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है। उसके बाद आपकी बाबर हो जाएंगे, आपका ये मिडाइवल खत्म हो जाएंगे, मध्यकालीन आपका बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों की बाबर से स्टार्ट करनी है लास्ट, औरंगजेब तक ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि औरंगजेब तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़िएगा, क्वेश्चन सीरीज भी आपको आएंगी। लेकिन अभी आप लोगों की पेपर होने की कोई डिटेल अभी नहीं आई है, कब होने वाला है।